सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग, इसमें सिनेरियो बेस्ड मेथड्स देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग ये अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट के तहत ही आती है। उसमें अलग अलग के मेथड्स होते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब आप रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं या यूजर क्या चाहता है, जो स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, जब ये आप निकालते हैं उनसे, उसके बाद इसका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, थॉट होता है। तो रिक्वायरमेंट मॉडल यानी कि ऐसा मॉडल कोई इसको फिजिकल मॉडल नहीं कह रहे हम, जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आई है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। वो पहला टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो जाता है सिस्टम का, कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से बनने वाला है या दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब रिक्वायरमेंट या फिर जरूरतें यूजर की पता चल जाती है तो उसका जो विश्लेषण होता है, उसके बाद आप क्या क्या निकाल के लाते हैं, विश्लेषण करते क्यों हैं। विश्लेषण या इसका एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या क्या करने वाला है, इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे सिस्टम के साथ, सिस्टम 1, सिस्टम 2, इसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है, तो इनकी इंटरफेसिंग कैसी होगी या इनके साथ ये कैसे काम करने वाला है। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि इसके आगे ये काम नहीं करेगा या यहां पर ये काम नहीं करेगा, इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है, इतनी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को क्या क्या कंस्ट्रेंट के तहत रहना है और क्या क्या परिधियां या क्या क्या बाउंड्रीज के बाहर जाना है, वो भी इसमें बताया जाता है, वो भी निकल के आएगा। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि जरूरतों का विश्लेषण, उनके बारे में और विचार करना, जानना, ये किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एनालिस्ट हो या सॉफ्टवेयर मॉडलर हो, वो रिक्वायरमेंट्स को एलॉबरेट करने का तरीका है, उसको और खींचने का, बढ़ाने का तरीका है। क्योंकि जो आप इंसेप्शन, इलिसिटेशन, इंस और साथ में नेगोशिएशन, ये भी चल रहा होता है, इन सब पार्ट्स में जो जो चीजें लेके आए हैं उसको अब एलॉबरेट करना है, बढ़ाना है और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। जितने भी मॉडल्स रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में जनरेट होंगे, जब आप घर बनाते हैं तो उसके पहले मॉडल बनता है। कोई एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, उसके पहले मॉडल बनता है, तब आगे काम बढ़ता है। तो तमाम तरीके के रिक्वायरमेंट मॉडल रिक्वायरमेंट एनालिसिस के तहत पैदा हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे सिनेरियो बेस्ड मॉडल है। अब सिनेरियो बेस्ड मॉडल का मतलब यह है कि जितने भी एक्टर आपने तय किए हैं, जितने भी लोग, चाहे वो, क्योंकि जो भी एक्टर होता है वो एक्सटर्नल होता है आपके सॉफ्टवेयर से, वो जो भी एक्शन करेंगे, वो जो भी काम करेंगे, उनके व्यू से, उनके दृष्टिकोण से, उनके आंखों से हमें देखना है कि रिक्वायरमेंट कैसे बनने वाली है। तो उनका नजरिया होगा इसमें। क्लास ओरिएंटेड मॉडल ऐसे बनते हैं कि जहां पर हम जो भी पूरा सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसमें कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ जो काम होने वाला है उनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में तैयार करें। यानी जो एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट होगी पर्टिकुलर चीज की, और इसमें क्या फंक्शन काम करने वाले हैं, ये एक हम क्लास बनाएंगे। और अलग अलग क्लासेस होंगे ना, जैसे क्लास 1 है, क्लास 2, इनके बीच में क्या समन्वय होगा, क्या कोलैबोरेशन होगा, वो क्लास ओरिएंटेड मॉडल निकाल के लाता है। बिहेवियरल और पैटर्न बेस्ड मॉडल अगर आप बनाने चले तो ये बताएगा कि अगर बाहर से कोई भी एक इवेंट आता है, ट्रिगर आता है, बाहर से कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप परिवर्तन अपने आप में करता है या बिहेव क्या करता है, या वो किस स्टेट में चला जाएगा। डेटा मॉडल्स आपको ये ध्यान दिलाता है, या डेटा मॉडल्स आप जो बनाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के तहत, तो ये आपको बताएगा इंफॉर्मेशन डोमेन। कहने का मतलब ये है कि आप नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो नेटवर्किंग डोमेन हो जाएगा। अगर आप ईआरपी बना रहे हैं या कोई आप ई कॉमर्स बना रहे हैं तो वो उस तरीके का इंफॉर्मेशन डोमेन होगा जो डेटा मॉडल उसमें कैसे काम करने वाला है। डेटा मॉडल का मतलब है डेटा कैसे आने वाला है, कहां से आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। इसमें एक फ्लो ओरिएंटेड मॉडल भी है। फ्लो ओरिएंटेड मॉडल अगर आप बनाते हैं तो ये बताता है कि जितने भी फंक्शन चल रहे हैं, है ना, कौन कौन से आपके फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा काम ये करने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और चीज ये बताता है
कि किस तरीके से हर एक फंक्शन डेटा को परिवर्तित करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, और वो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे ऊपर से नीचे तक जहां जहां आप जाएंगे वो उसे हम फ्लो कहते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनर, क्योंकि जो डिजाइन बनाने वाला है वो इनमें से सबको या इनमें से जो भी मॉडल उसको सही लगता है जो आप बना के देंगे, इन मॉडल का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाएगा, उसकी अलग अलग इंटरफेसिंग बनाएगा, और साथ में जो जो कंपोनेंट इसमें यूज होने वाले हैं यानी कि रीयूजेबल जो फंक्शंस है उनको डिजाइन करेगा। तो इन सब का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डिजाइनर इसको आगे बढ़ाता है। तो जब आप एक रिक्वायरमेंट मॉडल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट मॉडल बनाने के बाद आपने एक एसआरएस बना दिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये काम क्या करेगा? इसका काम यह होगा कि जब पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया तो इसकी क्वालिटी को आप एज अ सॉफ्टवेयर टीम या डेवलपर कह लें, और साथ में एक कस्टमर, ये सॉफ्टवेयर टीम का मेंबर है, ये कस्टमर, ये लोग इस एसआरएस के तहत पूरे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बता सकते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड फिलॉसफी। जब भी हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं और एनालिसिस मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं, तो हम यहां पर बताना चाहते हैं व्हाट, हाउ नहीं, कोई कौन कौन सा काम होने वाला है ये हम बताएंगे, कैसे होने वाला है ये नहीं बताएंगे, क्योंकि शुरुआती दौर है। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस या सिनेरियो बेस्ड जो हम बात कर रहे हैं, या जहां जैसे भी हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग या एनालिसिस मॉडलिंग कर रहे हैं, यहां पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कोई भी रिक्वायरमेंट मॉडल जो भी अभी आपको मैंने अलग अलग बताया, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा, इन मॉडल्स का मेन ध्येय क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि भाई यूजर को चाहिए क्या। और दूसरा कि जब आप रिक्वायरमेंट मॉडल या एनालिसिस मॉडल बना लेते हैं तो वो आगे काम करता है सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, क्योंकि डिजाइन इन्हीं के तहत बनेगा। और उसके अलावा एक बार जब सॉफ्टवेयर बन गया तो इन रिक्वायरमेंट जो आपने बना लिए ना, इनका वैलिडेशन किया जा सके या इनका वेरिफिकेशन किया जा सके। तो यहां पर एक एनालिसिस मॉडल या रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल जो आप बनाएंगे वो एक ब्रिज का काम कर रहा है सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन और डिजाइन मॉडल के बीच में। यानी सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, जब सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आएगा और इससे आपको डिजाइन बनाना है तो बीच में आपको एनालिसिस मॉडलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि एक जो गैप होता है रिक्वायरमेंट आने और डिजाइन के बीच में, वो ये पूरी करता है एनालिसिस मॉडल, रिक्वायरमेंट मॉडल। जितने भी रिक्वायरमेंट मॉडल के एलिमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, अगर आप जो भी बनाते हैं, वो पूरी तरीके से डिजाइन के साथ एक तरीके 101 आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आप डिजाइन 1, डिजाइन 2 इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेंगे, ये कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट करेंगे। तो कई सारी ऐसी बात है कि जो एनालिसिस और डिजाइन मॉडलिंग के बीच में आप देखें, ये एक पार्ट है जो कॉमन है। कहने का मतलब, इसको दिखाने का मतलब यही है कि एनालिसिस का कई पार्ट डिजाइन तक चलता है और डिजाइन का कई पार्ट एनालिसिस में भी रहता है। कहने का मतलब एनालिसिस और डिजाइन ये कई ऐसे पोर्शन है जहां पर ये साथ चलते हैं। मतलब डिजाइन में भी आप एनालिसिस देखेंगे, एनालिसिस के समय भी डिजाइन हो रहा होगा, ये चलता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसके बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। कोई भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस या एनालिसिस मॉडलिंग, इसके कुछ रूल ऑफ थंब है, यानी इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, नियम है, कानून है। आर्नो साहब और न्यूस्टैट, इन्होंने कहा कि जब आप एनालिसिस मॉडल बनाएंगे, जब आपके पास रिक्वायरमेंट बेसिक आ गई, उसका आपको एनालिसिस मॉडल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा या उसके पीछे आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। पहली चीज ये है कि आपको उन रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना है जो बिजनेस डोमेन के हिसाब से आपने जनरेट की होगी। कहने का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम जो है उसको बड़े रूप में या इसका एब्स्ट्रैक्शन बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। अभी लो लेवल पे मत जाइए, अभी आपको बहुत अंतर्निहित नहीं घुसना है इसके अंदर। अभी आपको पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट पूरे एक सिस्टम को डिफाइन कर सके, उसके बिजनेस डोमेन कि एक्चुअल किस काम के लिए बन रहा है ये सॉफ्टवेयर। हर एक जो रिक्वायरमेंट मॉडल का एलिमेंट होगा वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की चीजों को बढ़ाना चाहिए। जैसे ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपने जनरेट की गई, एनालिसिस मॉडल बना लिया,
एनालिसिस मॉडल आप तभी सही काम करेगा या आपने सही बनाया जब ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की चीजों को आगे बढ़ा रहा है, उसमें वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी। अगर मैं आपको 2/3 लिख दूं, आप बोलेंगे ये क्या है, ये किसी घर का एड्रेस है क्या? मैं कहूंगा नहीं, मैं कह रहा हूं 2/3। तो ये जो मैंने बनाया ये तो रिक्वायरमेंट में आया, ये जो मैंने बनाया ये एनालिसिस मॉडल में आया, तो मैंने वैल्यू ऐड की इसमें। एक और चीज ये होती है कि हम जो अंदर की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें या फिर कुछ ऐसे मॉडल्स के बारे में बात करें जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को दिखा रहा है या बाकी चीजों के बारे में, तो वो अंटिल डिजाइन यानी डिजाइन तक आप छोड़ दीजिए, वो डिजाइन में बात करेंगे। अभी आपको थोड़ा उसके कंसिडरेशन को अभी नहीं लेना है। जो कपलिंग होती है सिस्टम में वो थोड़ा सा कम करना है। कपलिंग का मतलब ये होता है कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इनके बीच में अगर आपने क्लोज रिलेशनशिप बना दी, मतलब कुछ इसका पार्ट यहां भी हो रहा है, कुछ इसका पार्ट यहां भी हो रहा है, तो ये कपलिंग ज्यादा हो जाएगी। आपको जितने भी रिक्वायरमेंट और उसके हिसाब से आगे डिजाइन के बारे में सोचना है कि ये पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप एनालिसिस मॉडल या रिक्वायरमेंट मॉडल या रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं वो स्टेक होल्डर को कुछ वैल्यू ऐड करके दे। मतलब जब आप रिक्वायरमेंट मॉडल उसके सामने रखें यूजर के सामने, तो वो उसको समझ सके। आपने रिक्वायरमेंट्स को ही अगर सामने दर्ज कर दिया तो इस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोई फायदा तो है नहीं, है ना। सबसे इजी बात यह है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको चीजें इजी रखनी है। क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर्स को समझाना है। अब उनको समझा पाओगे आप कैसे? मॉडल तभी, घर का मॉडल क्यों बनाते हैं? ताकि उस मॉडल को जिसका घर बनना है वो देख के समझ जाए कि मेरी खिड़कियां यहां लगनी है, मेरा जो पार्किंग है इधर होगी। अगर वो यही नहीं समझ पाए तो आपने मॉडल क्यों बनाया? डोमेन एनालिसिस। डोमेन का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस में काम करता हूं तो मेरा डोमेन हो गया, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस में नेटवर्किंग में काम करता हूं तो ये मेरा एक डोमेन, प्रॉपर डोमेन हो गया। नेटवर्किंग में भी मैं केवल स्विचेस में काम करता हूं, लैन पे काम करता हूं, ये मेरा एक बहुत जबरदस्त डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब होता है कौन सा काम स्पेसिफिक है, किस एक परिधि में, किस एक एरिया में, फील्ड में काम हो रहा है। तो यहां पर बात आती है एनालिसिस पैटर्न की। अब जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या बड़े बड़े पोजीशन पे प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन दिक्कतें किसी एक फील्ड में आती नेटवर्किंग में आप जाएंगे, आपको टीसीपी यूडीपी आपको एक्सेस करना है, इस प्रोटोकॉल को करना है, सॉकेट के थ्रू करेंगे, पाइप के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पता है। तो अगर आप एनालिसिस मॉडल बनाते हैं और उसमें एनालिसिस पैटर्न का यूज करते हैं, यानी कि पुरानी प्रॉब्लम्स को अगर आप जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से अपने मॉडल्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस मॉडल में जैसे ही आप डिजाइन पैटर्न और जो कंपोनेंट आप इसमें इस्तेमाल करने वाले, कंपोनेंट क्या है? जो ऑलरेडी बना हुआ, आपको बस लगा के अपने एक पोर्शन में लगा देना उसको, इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो इसको जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका फास्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, यानी बहुत फास्ट तरीके से मार्केट में पहुंचेगा, कॉस्ट भी आपका कम होगा। एनालिसिस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि ये एनालिसिस पैटर्न या कौन कौन से क्लासेस यूज करनी है, वो कौन बताएगा? कौन उसे डिफाइन करने वाला है? कौन कहेगा ये अलग अलग क्लासेस हैं, ये एनालिसिस पैटर्न इसमें लगाइए? और आगे के प्रोजेक्ट्स जो होंगे, क्योंकि यहां सब सारी बात हो रही है कि आगे के प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपने जो एनालिसिस पैटर्न है, पैटर्न का मतलब ये होता है ना कि किसी एक प्रोजेक्ट में जो चीज आई वो दूसरे प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां प्रॉब्लम जो आई थी उसको हमने ऐसे दूर किया था। तो इसका काम करता है डोमेन एनालिस्ट, और इस काम को हम कहते हैं डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस समझ गए आपका क्या है? फायरस्मिथ साहब कहते हैं कि ये जो डोमेन एनालिसिस है वो करती क्या है। डोमेन एनालिसिस फायरस्मिथ के साहब के हिसाब से ये बेसिकली जितने भी कॉमन रिक्वायरमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी एनालिसिस और उसका स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पता करना, एनालिसिस का मतलब होता है उसका विश्लेषण करना, स्पेसिफिकेशन का मतलब है उसे दर्ज करना। किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन, जैसे मैंने आपको नेटवर्किंग का एग्जांपल लिया, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में जो यूज हो चुका है उसका रीयूज हम कर सके अपने इस एप्लीकेशन डोमेन में, अगर वो भी नेटवर्किंग का है तो उसका काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर डोमेन एनालिसिस या डोमेन एनालिस्ट का उसका काम यही है कि अभी इस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है, हम क्या क्या यहां लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें रीयूज कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस जहां तक बात आती है, अगर इस फील्ड में हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कौन सी क्लासेस यूज करनी है, कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी सब असेंबलीज होगी, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, किसी स्पेसिफिक डोमेन में, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन में कौन कौन सी क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज करनी है, वो भी ये डोमेन एनालिसिस का काम है। तो डोमेन एनालिसिस का जो लक्ष्य है वो ये होता है कि हमको क्लासेस बनानी है एनालिसिस क्लासेस, या फिर कहें पैटर्न। ऐसे पैटर्न बनाने नहीं है, और अगर नहीं है तो बनाएंगे, और ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका पुनः इस्तेमाल कर लेंगे। तो डोमेन एनालिसिस कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पर काम आती है, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, ये चलती ही रहती है। जैसे एक डोमेन एनालिस्ट का काम क्या होगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है, बहुत बड़ी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, वहां पर एक मास्टर टूल स्मिथ है कि जिसको जो काम है उस हिसाब से वो उसको डिवाइस बना के दे देते हैं, वो उसको एक इक्विपमेंट बना के दे देते हैं। तो जो टूल स्मिथ का काम क्या है, उसका काम यही है कि ऐसे टूल बनाना जो बहुत सारे लोग एक जैसे कामों में लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। मेनी पीपल डूइंग सिमिलर बट नॉट द सेम जॉब, यानी यहां पर एक प्रोजेक्ट 1 है या प्रोजेक्ट 2 है, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो टूल स्मिथ उनको ये प्रोजेक्ट ये बना के दे देगा, बोलेगा यार ये तो यहां भी यूज हो रहा है, यहां भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से समझिए इसको। अब यहां पर डोमेन एनालिसिस में क्या चीज निकल के आती है कि इसमें इनपुट क्या जाएंगे और आपको आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट क्या मिलने वाला है, डोमेन एनालिसिस मॉडल, ये मिलेगा ना। तो इसके लिए हम जानकारी कहां से लाएंगे, यानी डोमेन के बारे में कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप मेडिकल साइंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको नॉलेज कहां से आएगा, उसका टेक्निकल लिटरेचर होगा जो इस मेडिकल साइंस के फील्ड में इस पर्टिकुलर काम के लिए जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप कस्टमर का सर्वे कर सकते हैं, लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो आज की रिक्वायरमेंट है, आज की जरूरत है, उसके बारे में आप पता कर सकते हो। वो सब हम डोमेन एनालिसिस में डालेंगे। और इसके बाद निकल के आता है कि क्लास कौन कौन से होंगे, इनका रीयूज कैसे किया जाएगा, इनका फंक्शनल मॉडल कैसे हो गया, डोमेन की लैंग्वेजेस क्या होंगी, लैंग्वेज यानी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह की बात कर सकते हैं यहाँ पे। और फाइनली आपका डोमेन एनालिसिस मॉडल निकल के आएगा। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग या एनालिसिस, इसके अलग अलग अप्रोच है, यानी इसके अलग अलग तरीके हैं, पहले का और अभी का। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जो है वो पहले का तरीका है जो आज भी यूज होता है। इसमें हम मेनली डेटा के अराउंड बात करते हैं, है ना। डेटा और प्रोसेस फंक्शन ये दोनों को अलग अलग माना जाता है, और ये जो डेटा है ये डिसाइड करेगा कि इसके फंक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट्स ये बताते हैं कि एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है जी। तो जो प्रोसेस है वो इस तरीके से काम करेंगे, यानी कि फंक्शन जो बनाए जाएंगे इस डेटा के लिए वो ऐसे बनाए जाएंगे कि भाई ये फंक्शन इस डेटा को चेंज कर रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ये भी एक रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का एक तरीका है। यहां पर हम डेटा पे ध्यान नहीं देते, यहां पर हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और इन क्लासेस का आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्पेशली कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से। इसको थोड़ा और अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड मतलब ये है, इसकी मेथोडोलॉजी वो है जो हमारी कन्वेंशनल तरीके की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल और ये स्पाइरल वगैरह है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आज के जमाने का इटरेटिव इंक्रीमेंटल तरीका है। स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शंस पे ज्यादा ध्यान देता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान देता है, तभी ऑब्जेक्ट क्लासेस निकल के आती हैं। स्ट्रक्चर्ड में जो रिस्क है थोड़ा ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कम है, लेकिन रीयूज इसमें स्ट्रक्चर्ड में थोड़ा कम होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्योंकि आपने क्लासेस बना दी, अब उन क्लासेस का रीयूज हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड क्योंकि बहुत जमाने से चला आ रहा है, मेच्योर है, काफी ज्यादा यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इमर्जिंग है, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा यूज होने लगा है। स्ट्रक्चर जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल डिफाइंड हो, आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट जरूरतें बिल्कुल क्लियर हो, तब आप यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खासतौर पे जहां पर बहुत बड़े बड़े रिस्की प्रोजेक्ट है और यूजर की रिक्वायरमेंट तमाम तरीके से चेंज हो रही है। तो अगर ये फेजेस में देखें, एनालिसिस फेज और डिजाइन फेज में, स्ट्रक्चर में आप डीएफडी बनाएंगे, ईआर एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, डिसीजन टेबल ट्री लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप यहां पर यूज केसेस मॉडल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएंगे, मतलब आपके तरीके अलग हो जाएंगे।
डिजाइन में अगर आप आएंगे तो बाकायदा एक डेटाबेस का पार्ट अलग डिजाइन होगा, जीयूआई का पार्ट अलग डिजाइन होगा। यहां पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब आएंगे तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, एक आर्किटेक्चर, क्लासेस में आपको बताना पड़ेगा क्लासेस कौन कौन सी बनेगी, कौन सी रखनी है, कौन सी क्लास को दो भाग में तोड़ना है, कौन सी क्लासेस को कंबाइन कर देना है, और उसके साथ डिजाइन कंपोनेंट भी आ जाएंगे। फाइनल डिजाइन होगा जीयूआई का। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग अप्रोचेस में जो सिनेरियो बेस्ड, डेटा, क्लास ओरिएंटेड, फ्लो ओरिएंटेड, बिहेवियर, ये हमने देखे, ये अलग अलग तरीके हैं। अब ये इसमें आप सारे भी बना सकते हैं, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो इसका अंतर्निहित है, यानी कि ये सेंट्रल पॉइंट है और यहीं से ये सारी चीजें निकली हैं, यहीं से ये चीज निकलेगी। तो हर एक एलिमेंट जो आप रिक्वायरमेंट मॉडल में बताएंगे वो केवल यूजर का अलग अलग दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे सिनेरियो बेस्ड मॉडल देख लीजिए, यहां पर एक्टर या यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होगी, क्योंकि जब वो एक आदमी या एक बाहर का एक्सटर्नल एजेंट यूज करने वाला है तो पूरा सिनेरियो आपको बताना पड़ेगा। वहीं आप यूज केस और यूजर स्टोरीज बनाएंगे। क्लास बेस्ड मॉडल की जहां तक आप बात करते हैं वहां पर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से आप जब क्लास मॉडल पे जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स, क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना पड़ेगा कि आपस में ऑब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप क्या है, क्लासेस आपस में किस तरीके से एक दूसरे जो जुड़ी हुई है। बिहेवियरल मॉडल पे जैसे आप जाओगे तो सिस्टम के ऊपर जो भी इफेक्ट हो रहा है, इवेंट आ रहा है, ट्रिगर आ रहा है, आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो सिस्टम का स्टेट कैसे चेंज होगा, यहां पर आप स्टेट डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे। फ्लो ओरिएंटेड मॉडल्स में आपको फ्लो दिखाना है, जैसे डेटा फ्लो मॉडल हो गया, डेटा डीएफडी हो गया, डेटा मॉडल्स हो गए। यहां पर ये पूरे फ्लो बताना है कि हर जगह पे क्या क्या डेटा ऑब्जेक्ट्स पे परिवर्तन होगा, कौन कौन से फंक्शन इस डेटा ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, पूरे फ्लो में दिखाना है आपको। तो ये एनालिसिस जो मैंने 1 2 3 4 बताया ना आपको, ये आपके एनालिसिस मॉडलिंग, ये आपको इनमें से कोई ना कोई चीज आपको बनानी है और इसी को हम मॉडलिंग एलिमेंट्स कहते हैं। अभी ये पहला पार्ट है जो हमने डिस्कस किया, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।